कौन से? अच्छा, इसमें पॉइंट 1 और 3 निकालें। कल जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें पॉइंट नंबर 1, सितारा। भाई ये 7:30 वाली क्लास वाले इधर प्लीज़ ना आया करें किसी भी क्लास में। सितारा केमिकल लिमिटेड, जो टाइम है उस पर आए। सितारा केमिकल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ये कंपनी लॉ के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। टाइम पे आया करें ना, ये क्या अब। और आप भी जरा एंड से बैठ जाना, एंड से उसी तरह नजर आना है, थोड़ा सा हो जाए। कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी लॉ में रजिस्टर की बेस पे हमने कोई डिसीजन नहीं लेना, हमारे अलग सवाल हैं पब्लिक और प्राइवेट वाले। इट इज़ अ नॉन लिस्टेड कंपनी। हाँ, ये कोई काम की बात की है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, चिंग चोंग लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान। एक फॉरेन कंपनी है। सेट हो जाए यहाँ पर बात। जापान की एक कंपनी है। वो कौन बोल रहा है अभी? एक मिनट जरा सा खामोश हो, सारे पता चले। अच्छा, वो भी खामोश हो, ठीक है। चिंग चोंग एक जापान की कंपनी है। अब ये हाइब्रिड में एंट्रेंस हुई जा रही है, अब ये पता नहीं कब तक होती रहनी है। जल्दी बैठे जहाँ भी बैठने। अच्छा, चिंग चोंग लिमिटेड, a company incorporated in Japan, holds 63% of shares in SCL. So, and 84% of shares of CCL are held by a Japanese government. अब ये मसला है कि जापान की गवर्नमेंट ने इसके 84% शेयर खरीदे हुए हैं। अगर जापान की गवर्नमेंट इसके 100% शेयर खरीद लेती ना, तब बात थी। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने इसके कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं? 84%। इस वजह से ये कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, पॉइंट 3, स्टार लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी। अभी फिर हाइब्रिड में एंट्रेंस हो रही है, ये क्या? स्टार कंपनी, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, इज अनलिस्टेड कंपनी। फिर एंट्रेंस हो रही है। तो ये दरवाजा हाइब्रिड में बंद कर दें दोनों क्लासों में। अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला को बुलाएं। अच्छा, स्टार लिमिटेड, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट 2017, इज एन अनलिस्टेड कंपनी हुज 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जिसके 50% शेयर्स होल्ड किए हुए फेडरल गवर्नमेंट ने। तो मोहतरम, अनलिस्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जो है वो 50% शेयर्स आपके फेडरल गवर्नमेंट ने ओन कर लिए हैं, तो यू विल बिकम अ पब्लिक कंपनी। ये आपके पब्लिक कंपनी बनने के लिए काफ़ी है। वापस आ जाएं सेक्शन 37A में। पेज नंबर 3। कल हमने इस चैप्टर में 2 ऐसी इनकम्स पढ़ी हैं जिनके सेपरेट रेट्स अवेलेबल हैं। एक हमने इनकम पढ़ी थी पेज नंबर 2 पर, जिसका नाम था डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना। और दूसरी जो है वो हमने पढ़ी थी डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटी से मुराद मैंने कहा था पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं। पॉइंट 1 हमने पढ़ा था कि गेन जो सिक्योरिटीज पे आएगा उसके प्रेस्क्राइब रेट्स होंगे। फिर हमने पढ़ा था बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी अगर शेयर्स बेच दे पब्लिक कंपनी के, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी अगर शेयर्स बेच दे पब्लिक कंपनी के, तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन नहीं लगेगा। कौन सा सेक्शन लगेगा हमें इससे कंसर्न नहीं, शायद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की टैक्सेशन हमारे स्कोप में नहीं है। नेक्स्ट, जो गेन अराइज होगा उसका फॉर्मूला होगा A-B और होल्डिंग पीरियड होगा खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान का अरसा। ये हमने सेक्शन 37A में पढ़ा था। अच्छा, अब हमारे जो सिलेबस में सेपरेट ब्लॉक इनकम्स हैं, वो अगर आप चैप्टर 4 में अभी जाएं मत, बेशक चैप्टर 4 के अंदर अगर मैं जाऊं तो चैप्टर 4 के अंदर एक पेज था जिसमें डिफरेंट किस्म की इनकम्स की डिटेल दी हुई थी। अब अगर उस डिटेल की मैं बात करूं जो पेज 15 पे था, उस पेज की अगर मैं बात करूं तो इनकम्स हमारी नॉर्मल टैक्स रेजिम वाली भी हैं, इनकम्स हमारी सेपरेट ब्लॉक में हैं, और इनकम्स हमारी फाइनल टैक्स रेजिम वाली भी हैं। इसमें हमने पढ़ा था डिविडेंड इनकम। अच्छा, अगर एक बंदा कहीं नौकरी कर रहा है तो ये उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। नंबर 2, ये अगर एक बंदा प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं या ज्वेलरी पेंटिंग बेच रहे हैं तो ये होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
तसल्ली से बातें सुनते रहे, छोटी छोटी बातें हैं, आसान आसान बातें हैं, लेकिन नहीं सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आनी। अगर कोई बंदा प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहा है या ज्वेलरी या पेंटिंग बेच रहा है तो वो होगी इनकम फ्रॉम और फॉल करेगी नॉर्मल टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर एक बंदा पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच रहा है तो उसको हमने कहा था गेन ऑन सिक्योरिटीज, और ये फॉल करेगा सेपरेट ब्लॉक में। या अगर एक बंदा जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो भी फॉल करेगा सेपरेट ब्लॉक में। तो सिक्योरिटीज का बेचना और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना ये फॉल करेगा सेपरेट ब्लॉक में। और कल ये सारा हमने पढ़ा है। इसका सेक्शन था 37A और इसका सेक्शन था 37 के अंदर 3A। 3A होता है सब सेक्शन, तो 37 के अंदर 3A। अब ये अगर आपने नोट करना है तो इसके लिए चैप्टर 4 आप खोल सकते हैं, बहरहाल नहीं है घर है चैप्टर 4 तो फिर तस्वीर खींच लें। तो गेन ऑन सिक्योरिटीज कल हमने पढ़ा है, दैट इज सेक्शन 37A चैप्टर 4 में। और दूसरा हमने गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा है, दैट इज सेक्शन 37 3A। अब याद रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचना कैपिटल गेन में आया करेगा, ज्वेलरी का बेचना कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम में आया करेगा, यहीं पे आया करेगा सारा। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना सेपरेट ब्लॉक में आया करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस। तो गेन ऑन सिक्योरिटीज में आएंगे पब्लिक कंपनी के शेयर्स। ओके, पेज नंबर 4 पे आ जाए आप कैपिटल गेन के चैप्टर पे। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, बिल्कुल आम लोगों को आप बेच नहीं सकते किसी जानने वाले। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर शेयर किए हों, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, या फॉरेन गवर्नमेंट ने, या किसी ऐसी कंपनी ने जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने होंगे, या फिर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी का बेचना कहां फॉल करेगा? सिक्योरिटीज में। अच्छा, सिक्योरिटीज एक बहुत ब्रॉड लफ्ज है, इसमें सिर्फ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी नहीं आएंगे, इसमें वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन भी आएंगे, इसमें मुदारबा सर्टिफिकेट भी आएंगे, इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल भी आएगा, इसमें डेट सिक्योरिटीज भी आएंगे, इसमें यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आएंगे, और इसमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आएंगी। तो मोहतरम सिक्योरिटीज एक बहुत ब्रॉड चीज है, इसके अंदर जो है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी भी आएंगे, वाउचर्स ऑफ पीटीसी भी आएंगे, मुदारबा सर्टिफिकेट भी आएंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल भी आएगा, डेट सिक्योरिटीज भी आएंगे, यूनिट साथ वाले का मुंह ना देखें, उसको भी समझ नहीं आ रही क्या चीजें हैं, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आएगा और डेरिवेटिव। अब बच्चों ने आईकैप से रिक्वेस्ट की कि आईकैप खुदा का खौफ करो, इतने ज्यादा नाम आपने डाल दिए सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, उधर जो डाले थे आपने नाम वो तो समझ आ रहे थे, पेंटिंग, ज्वेलरी, कॉइन, वो तो समझ आ रहे थे नाम, लेकिन इधर जो नाम डाल दिए हैं ये तो हमें समझ ना आवे। तो आईकैप तू ऐसा कर अबे, या तो डेफिनेशन दे इनकी। आईकैप ने कहा तजर्बे के तौर पे मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं, अगर आपको पसंद आई। तो आईकैप ने डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी। किसकी डेफिनेशन दी? डेट सिक्योरिटीज। किसने कहा मैं तुम्हें तजर्बे के तौर पे डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पसंद आई तो फिर, अगर पसंद आई तो फिर आगे चलते हैं। डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में पढ़ने लगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, डेट सिक्योरिटीज मींस corporate debt securities such as term finance certificates, Sukuk certified Sharia compliant bond, registered bond, commercial paper, participation term certificates, and all kinds of debt instruments issued by any Pakistani or foreign companies in Pakistan, and government debt securities such as treasury bill, federal investment bond, foreign currency bond, government paper, municipal bond, infrastructure bond, and all kind of debt instruments issued by। आगे हमने कहा राम, आप कह रहे थे डेफिनेशन चाहिए, मिल गई, मिल गई डेफिनेशन। बच्चों ने कहा कि आई कैप आप कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दो, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया। आप टीएफसी की डेफिनेशन दो, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया। आप सुकूक सर्टिफाइड शरिया बॉन्ड्स की डेफिनेशन दो, मुझे भी ये समझ नहीं आया। आई कैप ने कहा दे दूं डेफिनेशन, बच्चों ने कहा नहीं 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 नहीं। अब क्या करें, फिर याद ही करने पड़ेंगे और क्या करें। तो ये एक लिस्ट है, हम भी अपने जमाने में याद करते थे जब हमने सीख किया था, ये लिस्ट आपको भी याद करनी पड़ेगी। ओके, सो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इसको बस याद कर लिया जाए। एक और डेफिनेशन बच्चों की फरमाइश पे आई आपने दे दी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, तो बस ये लिस्ट है, लिस्ट की हद तक इसको याद रखना है, ये कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, ये सीए फाइनल में पढ़ाई जाती हैं, ये क्या चीजें हैं। तो बस नाम याद करने हैं, नाम अभी याद कर लें, काम फिर कभी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है पीटीसीएल,
और एक कंपनी है यूफोन। फर्ज करें पीटीसीएल ने यूफोन के 80% शेयर बाय किए हुए, 80% शेयर्स पीटीसीएल ने बाय किए हुए। तो पीटीसीएल जो कंपनी है उसको कहा जाएगा यूफोन का बाप है ये, तो ये यूफोन का बाप समझा जाएगा इसको, यानी यूफोन कहेगी मेरा भी बाप निकला है। और इसने कितने परसेंट शेयर ऑन किए हुए मेरे? 80% शेयर ऑन किए हुए। अब अगर पीटीसीएल मजबूत होगी, जरदारी मजबूत होगा, तो बिलावल बाय डिफॉल्ट मजबूत होगा, शहबाज शरीफ मजबूत होगा, तो हमजा बाय डिफॉल्ट मजबूत होगा। तो इसलिए जब पीटीसीएल के शेयर्स की कीमत बाजार में बढ़ती है तो फिर यूफोन के शेयर्स की भी बाजार में कीमत बढ़ती है, क्योंकि लोगों का जब पीटीसीएल पे एतमाद बनता है तो जाहिर बात है फिर बेटा अपने बाप की फिक्र तो करेगा। अगर बेटे को कोई मसला आ गया, बाप जो है वो अपने बेटे की फिक्र तो करेगा, क्योंकि अगर बेटे को कोई मसला आ गया तो बाप उसको पैसे देके सपोर्ट कर देगा। इसलिए ना यूफोन के शेयर्स को मैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहूं या पीटीसीएल के शेयर्स को? यूफोन के शेयर्स को, क्योंकि ये अपनी कीमत डिराइव कर रहे हैं। किससे डिराइव कर रहे हैं? पीटीसीएल के। इसलिए यूफोन के शेयर्स को कहा जाएगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा? डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो यूफोन के शेयर्स ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि ये अपनी कीमत डिराइव करें किसके शेयर से? पीटीसीएल के शेयर से। पढ़ डेफिनेशन। मोटरसाइकिल चाट की तरह पढ़ के लूट में चाह रहे हैं या लूट में जाके पढ़ रहे हैं? लूट में जाके पढ़ने का मतलब है पढ़ नहीं रहे। अच्छा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ ईटेबल प्रोडक्ट। ये खाने वाली चीज होती है, शेयर्स खाने वाली चीज तो नहीं होती। इट इज अ बीटेबल प्रोडक्ट, नहीं, इट इज अ विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट से मुराद यूफोन के शेयर्स हैं, और अंडरलाइंग सिक्योरिटी कौन सी है बैकएंड पे? पीटीसीएल के शेयर्स। अंडरलाइंग बैकएंड पे जो सिक्योरिटी है वो पीटीसीएल के शेयर्स हैं। कौन सी बाई कह रही? कौन से वाले? आप तो बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हो। इसको कर दे 20-22 पे कर दे। है मोबाइल में? नहीं मोबाइल में कुछ, चलो काम की चीज भी मोबाइल में रख लो। अच्छा जी, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट which derives its value from PTCL shares। जो ऑन कर बंद क्यों किया? ले आओ इसको करो 22 पे कर दो भाई, एक एक करके एक एक करके। ऑनलाइन वाले जरा रिलैक्स कर लें, टेक लगा के हम जरा एसी सेट कर लें। ये वाला भी कर दो यार, ये जो कह रही हैं। ठीक है, ओके। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मीन अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट व्हिच derives its value from the underlying security। ये क्या लिखा हुआ है? मे बी ट्रेडेड ऑन एंड मे बी नॉट। आगे वाला जरा छोड़ें, एंड मे बी नॉट, जरूरी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा हो, मे बी ट्रेडेड ऑन। और इस बात का मतलब इंप्लाइड होता है मे बी नॉट, चाहे ये शेयर्स यूफोन के स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हो या नहीं बिकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है बस इन शेयर्स को क्या कहा जाएगा? डेरी मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और मे बी नॉट। जरा कंधे को ऊपर नीचे करके देखें, हो रहा है मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड मे बी नॉट। अच्छा ठीक है, तू कर लिया। एंड इंक्लूड अ डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आता है। अब एक आप जैसे बच्चे ने आई कैप को ईमेल की, इसकी भी डेफिनेशन डाल दो। आई कैप ने कहा इसकी डेफिनेशन डाल दूं? नहीं नहीं नहीं, तो बस ये भी एक लिस्ट में याद कर लेना, डिलीवरेबल फ्यूचर प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, हल्का फुल्का मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा एक दफा सिलेबस जरा हमारा खत्म हो जाए, तो फिर सिलेबस से हट के जो बातें हैं वो आप सारे नोट करते रहें फरवरी के लिए। फिर फरवरी में मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो फिर आप भी आ जाइएगा, तो हल्का फुल्का इंशाल्लाह तक खा लेंगे। अच्छा, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के आगे लिखें, नहीं नहीं यूनिट ट्रस्ट जो मैं लिखवाऊंगा, बोनस शेयर्स के आगे लिखें a person has 100 shares, a person has 100 shares and company gifted him 10 more shares।
A person has 100 shares and company gifted him 10 more shares. ये जो 10 मोर शेयर्स कंपनी ने तोहफे में दिए हैं इसको क्या कहेंगे? बोनस शेयर। बोनस शेयर ये होते हैं किसी शेयर होल्डर के पास पहले से शेयर हो और कंपनी तोहफे में और शेयर दे दे। अच्छा, कंपनी शेयर्स देती है और ट्रस्ट यूनिट्स देता है। कंपनी और ट्रस्ट में फर्क क्या है वैसे? हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, एक यूनिट ट्रस्ट। असल में ना असल में कंपनी जो है कोई कारोबार करती है, जूते बना लिए, जूते मार दिए, एसी बना लिए, इस तरह का कोई कंपनी कारोबार करती है, तो इसलिए कंपनी के शेयर्स को शेयर्स कहा जाता है। लेकिन ये जो यूनिट ट्रस्ट है ना, ये जो मैंने आपको डायग्राम चैप्टर 4 में बनवाई थी, ये कारोबार नहीं करते। ये लोग जो है वो उल्टा जो कंपनीज बनी होती हैं उनके शेयर खरीद के प्रॉफिट कमाते हैं। एक्सपर्ट्स किसी अच्छी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद इसलिए इनके शेयर्स को शेयर्स की बजाय, इन मोबाइल यूज ना करें, इनके शेयर्स को शेयर्स की बजाय क्या कह दिया जाता है? यूनिट्स कह दिया जाता है। तो यूनिट्स के अंदर भी ये चीज फॉल करती है, यूनिट्स के अंदर भी ये चीज फॉल करती है कि इस बंदे के पास कितने यूनिट्स हैं? 3। अगर इसको एक यूनिट और तोहफे में मिल जाए तो डेट विल बी कॉल्ड एज बोनस यूनिट और बोनस शेयर्स। तो बस यूनिट्स भी अगर तोहफे में पहले से 3 है, 3 वाले को एक और मिल जाए तो डेट विल बी कॉल्ड एज बोनस शेयर। हाँ, उसी तरह ऑलमोस्ट। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इंक्लूड, बोनस शेयर की जो असल मिसाल और डेफिनेशन है वो मैंने आपको लिखवा दी है, लेकिन वो पेपर में नहीं लिखनी। अब ये बता रहे हैं बोनस शेयर में क्या चीज और शामिल है। बोनस शेयर इंक्लूड्स यूनिट्स इन अ, लेकिन बोनस यूनिट्स, बोनस यूनिट्स क्या मतलब है? पहले से पड़े हुए 3 जो नए मिले, तोहफे में मिले जो, बस ये बोनस तोहफा ही होता है ना, सर्फ एक्सेल बोनस, सॉरी। अच्छा जी, बस ठीक है, ये 2-4 लाइनें पढ़े और खत्म करें, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आज। 3B पढ़ें जी, 3B। ये बात तो कल पढ़ ली थी आपने, वो जो पब्लिक कंपनी के हम डेफिनेशन पढ़े थे उसमें ये लिखा हुआ था, उधर लिखा हुआ था ईयर एंड के ऊपर ये कंपनी लिस्टेड हो। आपको पता है कि अगर एक कंपनी लिस्टेड नहीं है तो फिर वो हमारी नजर में पब्लिक भी नहीं है, वो क्या है? उधर लिखा हुआ था कि ईयर एंड के ऊपर लिस्टेड हो, इधर मिलती जुलती बात एहतियात के दर्जे में उसने लिख दी कि बेचने के वक्त भी क्या होना चाहिए? कंपनी को पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक कौन सी होगी? जो लिस्टेड होगी। तो इसका मतलब है अगर आप शेयर्स कभी बेचें और बेचने के दिन कंपनी पब्लिक नहीं है, लेकिन जब आपने खरीदे थे, मिसाल एक और ले लें इसकी, जब आपने शेयर खरीदे थे तो 52% शेयर गवर्नमेंट के पास थे, और जब आपने शेयर बेचे तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 40% शेयर रह गए थे, किसी वजह से गवर्नमेंट ने किसी और को बेच दिए थे। तो खरीदते हुए शेयर्स कंपनी क्या थी? पब्लिक। और जब आप बेचने गए तो फिर इसका मतलब है इसका गेन पब्लिक कंपनी में जाना चाहिए या प्राइवेट कंपनी में? तो बेचने के दिन शेयर्स भी कंपनी को क्या होना चाहिए? पब्लिक। और एक और एहतियात है, साल के आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, अगर स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनी है तो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज if such company, if सच्ची मुच्ची कंपनी, if such company is a public company at the time of, बेचने के वक्त भी कंपनी का पब्लिक होना जरूरी है। अच्छा, अगर खरीदते हुए कंपनी पब्लिक थी और बेचते हुए प्राइवेट, तो फिर क्या समझा जाएगा? पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं प्राइवेट के? प्राइवेट के। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इस पे सेपरेट रेट लगते हैं सिक्योरिटीज के बेचने पे। अच्छा जी, सिक्योरिटीज के बेचने पे ना लॉस भी आ सकता है। आप मुझे बताएंगे सिक्योरिटी के बेचने पे लॉस आया तो क्या आप ज्वेलरी में से माइनस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ज्वेलरी पे तो टेबल 1 और 2 लगता है और सिक्योरिटीज का टेबल ही अलग है। तो अगर सिक्योरिटीज के बेचने पे लॉस आया तो सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस किया जा सकता है, लेकिन ज्वेलरी या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में से माइनस नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये मैं जरा आपको अगर बात तफसील से समझाना चाहूं तो पेज 6 आप जरा देखें। पेज 6 पे ना इस चैप्टर की समरी दी हुई है। कल तो हमने दोस्तों उसको चैप्टर शुरू करना है। अच्छा, जरा और से देखिएगा। अच्छा, सफे पलट के देख लें कितनी लाइनें रह गई हैं, कितना रह गया। हाँ, अच्छा जी, एक तो था इस चैप्टर में नॉर्मल रिजीम की इनकम्स, एक था इस चैप्टर के अंदर सेपरेट ब्लॉक इनकम्स। था का मतलब है ये चैप्टर अब जा रहा है हमारे पास से, तो हमें 10 ही हो रही है, सोचा था साथ साथ याद करेंगे। अच्छा, इधर आते डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। अदर सोर्स में जज्बे अदर होने हैं आपके। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ज्वेलरी, बला 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 चला।
ये तो वो शेयर्स हो गए जिनकी हमने बात की थी। कैटेगरी 1 2 दोनों आ गई इधर, ठीक है, कैपिटल एसेट है। ये तो हो गया नॉर्मल रिजीम, सादा सादा रिजीम। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने कौन सी रिजीम पढ़ी थी? सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 37A, रेफर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ पीटीसी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा आप खुद फिल कर लीजिएगा घर जाके, याद तो करना ही है। और डिस्पोजल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, कल सुबह सुबह आता ही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का बेचना, ओपन प्लॉट का बेचना और फ्लैट का बेचना। इन दोनों के ऊपर क्या लगता है? टेबल 1 और 2, और इन दोनों के सेपरेट रेट अवेलेबल है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें आए सिक्योरिटी पे लॉस, तो बोंगी मार के इधर से माइनस नहीं करना, या बोंगा मार के इधर से माइनस नहीं करना। तो सिक्योरिटी में लॉस आए तो सिक्योरिटी से ही, यानी ऐसा हो सकता है ना, एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप बेचें और लॉस आ जाए, और अगली पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचें तो उनको आपस में माइनस कर सकते हैं। घर के अंदर रह के बोंगियां मार सकते हैं, घर के बाहर जाके बोंगियां नहीं मारनी, वरना बाहर वाले कहेंगे बोंगा आ गया, घर वालों को तो अच्छा। पेज नंबर 4, मैं आपकी बात नहीं कर रहा होता, आप लोग अपने आप को सामने रख के सोचते हैं, बबलू को सामने रख के सोचा करें, फिर अपने ऊपर लेते हैं। फिर ऑनलाइन वाले खुशकिस्मत तो ऐसे हैं कि उनका टाइम आने जाने का भी नहीं लगता, और ना कोई दोस्तों के पास उठने बैठने का और गपशप मारने का और खाना खाने का, उनका तो टाइम ही टाइम है अगर लेक्चर रोजाना के लिए लें। मिस्टर याज सोल्ड द शेयर्स ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड कंपनीज इन टैक्स ईयर 2023। कब लिस्टेड, तो दीज आर पब्लिक कंपनीज गाइस। कंपनी ए के शेयर बेचे कितना गेन आया, कंपनी बी के शेयर बेचे कितना लॉस आया, लॉस है लॉस है लॉस, गेन है गेनी है गेनी है, 10,000 की छोटी सी गेनी पड़ी है और 12,000 का बड़ा सा लॉस आ गया। होल्डिंग पीरियड इन बोथ केसेस इज 10 मंथ्स, 10 महीने रख के आपने बेचा है, बॉलपेन काट। ओके नेक्स्ट, कंपनी ए के शेयर्स बेचने में कितना गेन आया 10,000, बी के बेचने में कितना लॉस आया 12,000। कल से मैंने मिर्चें लगा दी है बॉलपेन पे, दोनों का डिफरेंस 2,000। परेशान क्यों हो रहे शिमला वाली, तो दोनों का डिफरेंस जी 2,000। आप बता दें, आपने पहली कोशिश क्या करनी है, आपने पहली कोशिश ये करनी है कि गेन के अगेंस्ट लॉस को माइनस करने की कोशिश करनी है। हो गया, बहुत आला। अगर नहीं हो सका तो क्या करना है इस 2,000 का, ये मैं भी बाद में बात करता हूं, पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको 2,000 के बारे में बताऊंगा। पहले इन दोनों के बारे में सुन लें, 10 और 12 के बारे में। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर। आप खाना खाने बैठे, घर वाले पूछें क्या बुड़बुड़ कर रहे हो, आप लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी याद किया करें ना, दिमाग पे चढ़े आपके। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर shall be minus, shall be only against the gain from any other security। भाईजान ये तो करंट ईयर की बात हो रही है, ये मैंने स्काई ब्लू में ऊपर भी हाईलाइट किया, नीचे भी स्काई ब्लू में हाईलाइट किया। तो लॉस को गेन में से माइनस करने की कोशिश करें, खूब कोशिश करें, दिन रात एक करें, जान मारें और कोशिश करें किसी तरह माइनस हो जाए। नहीं हो सका सारा, ये 2,000 को ज़कात की तरह डेड नहीं करना। 2,000 को ज़कात की तरह डेड नहीं करना। लॉस that has not been minus, किन्ना 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 2,000 loss has that and that has not been minus in can be alhamdulillah can be carried forward। इसको आगे ले जाएं, इसको आगे ले जाएं तो अगले from the year in which the loss was first। अब ये कौन सा साल है पुत्र, ये लिखा हुआ है, ये कौन सा साल है 23। ये 2,000 कोशिश करें 24 में माइनस हो जाए, खूब जान मारे हिम्मत करें 24 में माइनस हो जाए। 24 में तभी माइनस होगा ना जब अगले साल भी कोई गेन आए, लेकिन अगले साल खुद गेन नहीं आ गई। ये 600 ने क्या बर्दाश्त करने 2,000 को। कोशिश करें अगले साल माइनस करें, नहीं हो सका उससे अगले साल माइनस कर लें, नहीं हो सका उससे अगले साल माइनस कर लें, नहीं हो सका तो चपेट तैयार है। अब आप उससे अगले साल माइनस, तो अगले 3 साल लॉस को माइनस कर सकते हैं। लेकिन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का न्यूमेरिकल में इसलिए नहीं करवा रहा कि जनवरी के अंदर लॉसेस का चैप्टर हम पढ़ेंगे तफसील से, तो इसलिए न्यूमेरिकली तो मैं इस बात को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बहरहाल नोट कर लें, 3 साल तक 2,000 माइनस करना है, हो गया ठीक है, नहीं तो उसके बाद नहीं हो सकता माइनस, डेड हो जाएगा। हाँ जो भी अगले साल सिक्योरिटीज का गेन आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ वाले भोले मियां ने नोट कर लिया, भोला ही शरारती है, भोला शरारती हद होगी, क्यों नया फिरका निकाला है।
तो 2027 में ये माइनस नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये एहतियात के दर्जे में एक बात जाते जाते और बता रहे हैं, कहते मेरा पता कोई नहीं लॉ में करने का, मैं दुनिया से चला जाऊं। जाते जाते एहतियात के तौर पे दोबारा एक बात सुन लो, however loss can be minus only against the gain from disposal of, ये बात बार बार कह रहे हैं, याद रखना कि सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस हो सकता है और किसी चीज में से माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अंदर रहते हुए लॉस माइनस हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे लॉस आया है तो आप ज्यूली में से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन आप मुदारबा सर्टिफिकेट की गेन में से माइनस कर लें, तो कोई मसला नहीं, तो सिक्योरिटीज ही है ना। अगर आपको डेट सिक्योरिटीज पे लॉस आया है तो आप वोचर्स और पीटीसी में से माइनस कर लें, क्योंकि आप सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंदर ही हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉस आया है, मैं इसको जाके माइनस करूंगा ज्वेलरी में से, ये बात गलत है। तो विद इन सिक्योरिटी रहते हुए आप लॉसेस को माइनस कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, पता नहीं आपका जहन कहाँ कहाँ निकल जाता है। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि ये ना, अभी तो दोनों का होल्डिंग पीरियड 10 मंथ्स था ना, खरीदने और बेचने के दरमियान अरसा 10 महीने का था, लेकिन एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि कोई शेयर आपने बेचे पब्लिक कंपनी के, तो जिसमें गेन आया वो 2 साल के अंदर अंदर बेचे हैं, और जिनमें लॉस आया वो 4 साल से 5 साल के दरमियान वाले हैं। तो क्या इन डिफरेंट होल्डिंग पीरियड्स वाले गेन लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसका जवाब लॉ में नहीं है। तो जब लॉ खामोश हो किसी बारे में तो लोग कहते हैं फिर बेनिफिट ले लो, यानी किसी और होल्डिंग पीरियड वाले का गेन किसी और होल्डिंग पीरियड वाले के लॉस से माइनस करने की इजाजत है। लेकिन जो ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती हैं उनको आई कैप टच ही नहीं करता इन चीज़ों को, क्योंकि लॉ में बहुत सी बातें अनटच्ड हैं, तो उनको भी आई कैप टच नहीं करता। तो इसलिए इस साइड पे सोचने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सोचते सोचते वहां तक चले जाना था, फिर आपको लाना भी मुश्किल होना था मेरा। चलें, बस 2-4 लाइनें पढ़ें फिर खत्म करें, सवाल शुरू करते हैं। पेज 6 पे है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको पढ़ लें। साल में, पेज नंबर 6, साल में, बस कल तो हम ये पढ़ेंगे ना, कल हम ये पढ़ेंगे फिर 10 सोच शुरू कर देंगे। अच्छा, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। क्वार्टर का मतलब ये होता है 4 हिस्से करना। क्वार्टर पीस मुझे दे दो, क्वार्टर पीस मुझे दे दो, यानी केक का 1/4 मुझे दे दो। तो साल में कितने हिस्से होते हैं? 4। क्वार्टर क्वार्टर साल में 4 होते हैं। एक क्वार्टर कितने हिस्से का होता है? 3 महीने का। बस ये कुछ बच्चे गलती करते हैं, समझते हैं क्वार्टर 4 महीने का है। क्वार्टर 4 महीने का नहीं है, क्वार्टर का मतलब है 4 हिस्से करो। जब 4 हिस्से करेंगे तो फिर साल में 3-3 महीने के 4 हिस्से बनेंगे, तो क्वार्टर 3 महीने का होता है। अब मुझे अगली बात ये बताएं कि अगर क्वार्टर 3 महीने का होता है तो पहला क्वार्टर कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? जो जनवरी से मार्च की बात कर रहे हैं इन्होंने पहली क्लास नहीं ली हुई, इनको इनकी फिक्र ना करें। अब आप लेट देम रिलैक्स। भाईजान आप जरा बैठे, आप रिलैक्स ही करें, हम जरा आपस में बात कर लें जिन्होंने पहली क्लास ली है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पहला क्वार्टर है। दूसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीसरा जनवरी, फरवरी, मार्च। और चौथा अप्रैल, मई, जून। सिक्योरिटीज में आपने साल में 4 दफा टैक्स जमा करवाना है। सिक्योरिटीज के केस में आपने साल में जुलाई, अगस्त, सितंबर का टैक्स आपने जमा करवाना है 7 अक्टूबर तक, 7 दिन के अंदर अंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टैक्स आपने जमा करवाना है 7 जनवरी तक। जनवरी, फरवरी, मार्च का आपने टैक्स जमा करवाना है 7 अप्रैल तक। अप्रैल, मई, जून का आपने टैक्स जमा करवाना है 7 जुलाई तक। तो सिक्योरिटीज में आपने साल में कितनी दफा टैक्स जमा करवाना है? 4 दफा। बाकी चैप्टर्स में कैसे टैक्स जमा करवाने हैं वो एक चैप्टर 15 है, उसमें हम पढ़ेंगे, इसलिए उस बहस को भी ना छेड़ें। फिलहाल सिर्फ सिक्योरिटीज का टैक्स सुन लें कैसे आपने जमा करवाना है। कर ले नोट, फिर मैं पढ़ाता हूं। काश के तेरे हार्ट में तो जाए मेरी टॉक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, फिर कहीं होता है साथ वाले जैसा पैदा। देखें जरा उसको, खुश हो रहे हैं? दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हैं या गुलाब जामुन फूट रहे हैं? लड्डू तो कम लोग खाते हैं ना, थोड़ा चेंज करें मुहावरों को। ओके, चलें। एवरी इन्वेस्टर अदर देन एन इंडिविजुअल, ये कौन होगा? एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल के अलावा एओपी और कंपनी, ये रूल जो है सिर्फ एओपी और कंपनी के लिए है। इंडिविजुअल के लिए क्या रूल है वो किसी एक चैप्टर में हम जनरल रूल पढ़ लेंगे, ये रूल सिर्फ एओपी और कंपनी के लिए है।
ये रूल इंडिविजुअल्स के लिए है। इंडिविजुअल ने कैसे टैक्स जमा करवाने वो मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा। इंडिविजुअल्स ने साल में 4 दफा टैक्स जमा नहीं कराना होता, उन्होंने पूरे साल का टैक्स एक ही दफा 30 सितंबर को जमा करवाना होता है, वो फिर बाद की बात है। एवरी इन्वेस्टर अदर देन एन इंडिविजुअल, ये कौन इन्वेस्टर बोलते हैं जिसने शेयर खरीदे हो? एवरी इन्वेस्टर अदर देन एन इंडिविजुअल शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ स्टेटमेंट, एक फाइल करेगा स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स शायद इसलिए उसने लफ्ज लिखा है क्योंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ फिर भी आप टैक्स जमा करवा रहे हैं। तो एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल मींस एओपी और कंपनी शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन विद इन 7 days आफ्टर द एंड ऑफ, हर क्वार्टर एंड होने के कितने दिनों के अंदर टैक्स जमा कराना है? 7 दिनों में। दो काम करने हैं आपने। नंबर 1, आपने एक इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है एक स्टेटमेंट कि मेरा इतना टैक्स बनता है, उस पर लिखा होगा इतना टैक्स बनता है, और दूसरा आपने जमा करवाना है टैक्स। ये दो काम आपने करने हैं। एडवांस इसलिए शायद लफ्ज बोल रहा है कि अभी साल खत्म नहीं हुआ और साल खत्म होने से पहले ही आपने टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। वैसे तो टैक्स एडवांस में असूली तौर पे बन नहीं रहा, क्वार्टर खत्म होते हैं उसके बाद आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन शायद अभी साल खत्म नहीं हुआ तो इस वजह से इधर ही टैक्स आप जमा कराने लगे, इसलिए एडवांस टैक्स का लफ्ज बोल रहा है। होता तो लिखा होता। अच्छा जी, नोट, अगर एक कंपनी का सोल बिजनेस, सोल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर एक कंपनी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इज टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से मुराद है यहां इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यानी शेयर्स खरीदे। अगर एक कंपनी का सोल कारोबार शेयर्स खरीदना है, टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इन डिफरेंट सब्सिडरीज, और इतने ज्यादा शेयर हो जाते हैं खरीदते हुए कि वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है। सब्सिडरी कोई कंपनी आपकी तब बनती है जैसे पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे थे 50% से ज्यादा, तो आप किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी उस वक्त कहते हैं। आपने बैठना भी इधर होते है इसी के सामने, और आपने जो है वो फिर पंगे भी करने होते हैं, तो तुम बैठ जाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बैठ के देखो, आखिर में भी समझ आ रहा होता है, बस अपने माइंड की बात है। उधर बैठ के भी समझ आ रहा है, उधर बैठ के भी समझ आ रहा होता है। समझाने की अपने आप को माइंड की जरूरत है, बस बैठ के समझना है। तो बस पे जहां मर्जी बैठो सफर पहुंच जाते हो। इफ द सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट सब्सिडरीज, देन इनकम ऑफ कंपनी वुड बी, इस कंपनी की मेन इनकम क्या होगी? जो शेयर खरीद रही है। अगर इसके पास किसी के पास गाय है तो उसकी मेन इनकम क्या होगी? गाफ वाली। किसी के पास गाय है तो उसकी मेन इनकम क्या होगी? गाय नहीं, गाय का बेचना और दूध, ये उसकी मेन इनकम होगी। और अगर किसी के पास सिर्फ शेयर्स हैं तो उसकी मेन इनकम क्या होगी? डिविडेंड इनकम होगी और कैपिटल गेन इनकम होगी। अब इसका सोल कारोबार ही है, तो ऐसी सूरत में सच इनकम ऑफ कंपनी वुड बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम, ऐसी कंपनी की सारी इनकम फॉल करेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये बात सिर्फ कंपनीज के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल कहता है मेरा काम ही शेयर खरीदना बेचना है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं होगी, वो आपकी कैपिटल गेन ही होगी। ये बात एओपी के लिए भी ये रूल नहीं है। ये वाला जो रूल मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ किसके लिए है? कंपनी के लिए, फॉर कंपनी। अगर कंपनी का सोल बिजनेस शेयर खरीदना बेचना है और इतने ज्यादा शेयर खरीदती बेचती है कि किसी कंपनी को 50% से ऊपर ज्यादा खरीद जाती है, तो ऐसी सूरत में इसको जो भी गेन आएगा वो दो किस्म का होगा, या डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन। ये इनकम जो है वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ जी, जो भी हो। चलें जी, बस ओवर, सवाल शुरू करें क्वेश्चन 7 से। कोशिश करते हैं ये सवाल आज खत्म हो जाए। जो साथ वाला जरा सोया जरा टेक लगा के रिलैक्सिंग मोड में है, इसको जरा साइलेंट मोड से हटा दें और वाइब्रेटिंग मोड पे ले आए। इसको जरा उठा दें, जगा दें। कोई कुर्बानी अपनी बताएं जो आपने सीए के लिए की है। हाँ, पीछे चले जाए, लेकिन पीछे से किसी को कुर्बानी करने को कहें और वो आगे आ जाए। भाई इधर से कोई आगे आ जाए, आप लोगों में से कोई आगे आ जाए। ओ यार, उधर भी एसी लगा हुआ है। वैसे मैं आपको बताता ना, आपको पता नहीं लगा था। बैठ जाओ। अच्छा जी। अच्छा, ये बड़ा मोंगा सवाल है, क्या बनाता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ठोकने लग जाते हैं ना, फिर मसला खराब होता है। तो ये जरा डू यू छोड़ें, मुझे बताएं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रोशनी में सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं आप क्या है? तो डू अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बतानी आपने। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, आगे वाचर्स ऑफ पीटीसी, तो वो किसने लिखने हैं? अंकल ने लिखने हैं उधर जाके। और दूसरी डेफिनेशन कौन सी पूछ रहे हैं? इसको कहते हैं हलवा, बट जमाना बदल चुका है, आइसक्रीम। इसको कहते हैं आइसक्रीम सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल, आसान सा सवाल। तो ये तो सीधे सीधे नंबर हैं। जो घर में जाके याद कर रहा है, जो घर में मक्खियां मार रहा है, मोबाइल पे गेमें आ गई हैं मक्खियां मारने वाली, जो घर में जाके मक्खियां मार रहा है उसने क्या करना है? हाँ।
पॉइंट नंबर बी, घर वालों ने टाइम सेट किया हुआ बेटा 15 मिनट मोबाइल ले लिया करो हमारे से, आधा घंटा करा लें उसको, अम्मी को मोबाइल जमा कराया करें, आधे घंटे के लिए जो है उसको ले लिया करें, आधे घंटे 3 दफा। अच्छा, पॉइंट नंबर बी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल गेन, और पहला सवाल है जी गेन लॉस निकालना है। दूसरा सवाल क्या है, अंडर द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजनिंग whether the company is a public company or a private company for tax purposes। कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन नहीं चलानी, टैक्स पर्पस के लिए आपने बताना ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। बिस्मिल्लाह। अम्मी अबू ने इसका नाम आशिक रखा है बच्चे का, इसकी हरकतें सुने जी। आशिक हैज 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। आशिक साहब के 5000 शेयर खरीदे हुए इन्होंने रूमी प्राइवेट लिमिटेड में, खरीदे हुए हैं या हैज पड़े हुए हैं इसके पास। 52% शेयर्स ऑफ द रूमी, रूमी के 52% शेयर देख लें इधर, 52% शेयर्स ऑफ द रूमी आर हेल्ड बाय डेल्टा, किसी और कंपनी ने खरीदे हुए हैं, विच इज ओन बाय बरतानवी गवर्नमेंट, जिसका बरतानिया की गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ। अब जरा आरपीएल इसके 52% शेयर्स बाय किए हुए हैं डेल्टा ने, और डेल्टा को बाय किया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसकी थी, किसकी, क्वीन की। चलिए अच्छा, कलमा पढ़ के गई थी, पढ़े बगैर गई है, पढ़ के गई है तो क्वीन देना, कौन कौन कह रहा है पढ़ के गई है। कितने अर्से के बंदा दोजख में जाता है कलमा पढ़े बगैर जाए तो, इन्फिनिट लाइफ, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल के लिए नहीं, उससे भी आगे इंसान की गिनती खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब आप मुझे ये बता दें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेल्टा के कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 100%। डेल्टा ने आरपीएल के कितने खरीदे हुए हैं, 52%। अब आप मुझे फरमा दें कि आशिक ने इसके कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 5000। लेकिन वो 5000 मैं परसेंटेज में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कंपनी के टोटल शेयर्स नहीं पता, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं। तो इसका मतलब है बाकी लोगों ने रूमी के कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 48%। इसमें इस 48 में 5000 हमारे शहजादे आशिक ने भी खरीदे हुए हैं, ठीक है जी। अब 48% में से मेरे ख्याल से आशिक के शायद कोई 1, 2, 3% शेयर होने, और कितने होने, 5000 शेयर खरीद के आप कंपनी के 100% या 80% तो नहीं शेयर खरीद लेते, तो 5000 शेयर थोड़े से होंगे, कंपनी के तो लाखों शेयर होते हैं। तो वैसे भी इस बुनियाद पे हमने डिसीजन लेना ही नहीं, क्योंकि हमें जो वो डिसाइडिंग फैक्टर चलवा रहा है ना, वो मेरे ख्याल से इस एंगल से सोचवा रहा है। तो ये तो मैं वैसे ही आपको दूसरी साइड पे ले गया, मोटरवे से उतर के सैर कराने ले गया, तो इसको तो छोड़े परे कि 48% शेयर किसके पास हैं और उसमें आशिक के पास कितने हैं। फिलहाल मुझे ये बताएं कि रूमी के आशिक के पास 5000 शेयर हैं, लेकिन डेल्टा के पास रूमी के कितने शेयर्स हैं, 52, और डेल्टा को कौन ऑन कर रहे हैं। नाउ आफ्टर गिविंग रीजंस यू आर सपोज टू टेल कि ये जो आरपीएल है ये पब्लिक है या प्राइवेट है। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी सवाल में ना डेफिशिएंसी है, जैसे होती नहीं किसी में विटामिन की कमी पाई जाती है, उसके चेहरे से नजर आ जाता है, तो ये सवाल में ना छोटी सी एक कमी पाई जा रही है कि सवाल ने डेल्टा के बारे में नहीं बताया कि ये फॉरेन कंपनी है। ढूंढ पता चल गया होगा आप लोगों को, मुझे पता है। तो सवाल ने डेल्टा के बारे में नहीं बताया फॉरेन कंपनी है। 4 शर्त पूरी होनी जरूरी थी। एक शर्त ये पूरी होनी जरूरी थी कि यहाँ 50 या उससे ऊपर होता, वो पूरी हो रही है। यहाँ एग्जैक्ट 100 होता, वो भी पूरी हो रही है। ये फॉरेन गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं हो सकती ये फॉरेन गवर्नमेंट हो। और चौथी शर्त ये थी कि ये क्या हो, फॉरेन कंपनी। अब अपनी जाहिर बात है, अब 3-4 बातें कर दी, तो अब चौथी बात के बीच में पीछे पड़ने की हमें जरूरत नहीं, बस ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये फॉरेन कंपनी है डेल्टा। तो इस बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन क्या लेंगे कि रूमी पब्लिक कंपनी है। चलें जी, अब आप लिखना शुरू करें इसका जवाब क्या, लेट मी टेल। लिखें जी, पब्लिक कंपनी लिखने कुछ नहीं होता, बॉल पॉइंट एप्रिशिएट नहीं कर जाएगी, जितना आप लिखेंगे आप एप्रिशिएट करेंगे। पब्लिक कंपनी मींस, कौन सा वाला पॉइंट लिखो, सारे नहीं, सिर्फ एबी का दूसरा बुलेट। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी इन विच एटलीस्ट, तो जल्दी लिखे ना, ये नहीं लिख रहा एक बंदा, इन विच एटलीस्ट, अब लिखना शुरू कर दिया, इन विच एटलीस्ट
50% ऑफ द शेयर्स, अच्छा कितने लोग समझे थे, मुझे कह रहे हैं, बंदा नहीं लिख रहा, अच्छा इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। ये तो वैसे आपने घर में याद करके 2-3 दफा लिखा हुआ है, इसका तो मुझे टेंशन नहीं। हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। ये तो खाला जी के ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज हो गई। अब हमने अपने सिनेरियो को लिंक करना है। इन दिस केस अब भी ना इंग्लिश यही वाली उठा लें। इन दिस केस 52% ऑफ द शेयर्स, यही इंग्लिश डालें, 52% ऑफ द शेयर्स, एक लफ्ज अपनी तरफ से डालें, ऑफ रूमी। इन दिस केस 52% शेयर्स ऑफ द रूमी, आगे सारी अंग्रेजी यहीं से उठा लें। आर हेल्ड बाय डेल्टा कंपनी विच इज ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, आर हेल्ड बाय डेल्टा कंपनी विच इज ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंक्लूजन दे दे आप, देयरफॉर रूमी प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। नाम तो प्राइवेट है लेकिन पब्लिक कंपनी होगी, देयरफॉर रूमी इज ए पब्लिक कंपनी। अगला सवाल है जी, आपने बताना है, देखें इधर, गेन और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आशिक ने ये शेयर ना खरीदे नहीं है। आशिक के अब्बू जब इस दुनिया से कूच कर गए, इस जहाने फानी से चले गए, तो आशिक ने इनहेरिटेंस में ये शेयर लिए थे अपने अब्बू से ऑन 1 जनवरी 2021। तो समझ लें 1 जनवरी 2021 को इसके अब्बू जो है इस दुनिया से चले गए हैं। 1 जनवरी 2021 को आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर वेयरिंग द चादर, आई विश एवरीवन वुड हैव इन दिस क्लास। अच्छा जी, अच्छा, आशिक इनहेरिटेड दीस शेयर्स, आशिक ने ये शेयर इनहेरिट किए हैं अपने स्वीट डैड से जब वो दुनिया से जा रहे थे 1 जनवरी 2021 को, साल के पहले दिन अब्बू इस दुनिया से चले गए। His father had purchased these shares on 31 में 19, मरने से पहले शेयर खरीदे होंगे अब्बू ने, मरने के बाद खरीदे होंगे, मरने के बाद खरीदेंगे तो आशिक भाग जाएगा अब्बू को देख के। तो his father has purchased these shares on 31 में 19, इसके अब्बू ने कब शेयर खरीदे थे? एट अ प्राइस ऑफ ₹250 पर शेयर। लेकिन जिस दिन इसके अब्बू इस दुनिया से गए थे उस दिन एक फरिश्ते ने आके बताया था कि आज शेयर्स की फेयर वैल्यू, सॉरी, आज शेयर्स की फेयर वैल्यू कितनी है? 300 रुपए। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें इसके अब्बू ने कितने के खरीदे थे? 250 के। और जिस दिन अब्बू मरे उस दिन ये शेयर बाजार में कितने के थे? अब्बू बेच के गए होंगे शेयर्स या अब्बू चले गए? अब ये शेयर किसको मिलेंगे? आशिक साहब को मिलेंगे। आशिक साहब ने थोड़े अरसे बाद 29 जून 22, अच्छा खासे अरसे बाद, आशिक ने शेयर आधे बेच दिए। आधे शेयर क्या कर दिए? बेच दिए एट अ प्राइस ऑफ 325 पर शेयर के एतबार से इसने बेच दिए। और व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज, ब्रेकअप वैल्यू फेयर वैल्यू होती है, इस पे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा 10-25 से 10-30 तक, ब्रेकअप वैल्यू फेयर वैल्यू होती है। अच्छा, आशिक ने ये शेयर बेच दिए 325 के, वैसे बाजार में कितने के बिक सकते थे? 350 के, लेकिन आशिक मलांग टाइप बंदा था तो इसको पता नहीं चला, तो बेचारा 325 के बेचा है शेयर, हालांकि बाजार में 350 के बिक सकते थे। अच्छा भाईजान, ये शाम को कल मैंने होम ट्यूशन पढ़ाई थी, फिर समझा रहा था। अच्छा, अब मोहतरम अगली बात यह है कि बिलावल अगर बेनजीर से मिली हुई गाड़ी बेचे, बेनजीर की भी एक नजीर थी, तो बिलावल अगर बेनजीर से मिली हुई गाड़ी, बेनजीर पता है ना मर गई भी है, कोई ऐसा ना बैठा हो किसको ये ना बताओ, बिलावल अगर बेनजीर से मिली हुई गाड़ी बेच दे तो आप बताएं टोटल कितनी प्राइसेस सवाल में गिवन हो सकती हैं? तीन। पहली, बेनजीर ने कितने की खरीदी थी? पहली प्राइस ये अवेलेबल हो सकती है मरने से पहले बेनजीर ने कितने की खरीदी थी? दूसरा, वजीर आजम थी मुल्क की, पता है ना चीजें याद है, बिलावल उसका बेटा है, जरदारी उसका शोर है। अच्छा, तो अब हम मुझे ये बताएं कि बेनजीर ने मरने से पहले कितने की खरीदी थी? ये प्राइस अवेलेबल होगी, एक प्राइस अवेलेबल होगी कि जिस दिन बेनजीर मरी उस दिन बाजार में वो कितने की थी, और एक प्राइस अवेलेबल होगी कि बेटे ने बेच के अय्याशी की और पैसे कमाए और पैसे उड़ाए, एक वो प्राइस अवेलेबल होगी बेटे ने कितने की बेची। तो 3 प्राइस अवेलेबल होंगी। नंबर 1, मरने से पहले मरने वाले ने कितने की खरीदी थी? नंबर 2, मरने के दिन वो बाजार में कितने की थी चीज? और नंबर 3, उसके मरने के चंद अरसे बाद उसके बेटे ने कितने की बेची। तो अब आप आशिक की जगह बिलावल और आशिक के अब्बू की जगह बेनजीर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इवेंट्स की तरतीब क्या होगी?
नहीं, पहले मरना नहीं है, पहले मरने वाले को चीज तो खरीदने दें बेनजीर को। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, फादर ने बाय किए होंगे शेयर्स, इसके बाद फादर इस दुनिया से कूच कर गए होंगे, आशिक रिसीव्ड शेयर्स इन इनहेरिटेंस, अबू ने जिंदगी में खरीदे होंगे, अबू के मरने पे बेटे को मिले होंगे, और उसके बाद आशिक ने शेयर्स क्या कर दिए होंगे, बेच दिए होंगे। तो जरा मुझे डेट्स बता दें, पहली 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 ना, पहली अबू ने शेयर कब खरीदे थे, 31 मई 19 को। अच्छा, अबू किस दिन फोर्थ हुए जिस दिन आशिक को शेयर मिले हैं, 1 जनवरी 21 को। अच्छा, आशिक ने कितना कब बेचे हैं, 30 जून 22 को। अच्छा, मुझे ये बताएं जिस दिन अबू ने बाय किए थे उस दिन बाजार से कितने के बाय किए थे, 250। अच्छा, मुझे नोट करने दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आशिक को जब मिले हैं शेयर्स तो उस दिन बाजार में कितने के थे, भाई जी अटेंटिव रहे, उस दिन बाजार में कितने के थे, सवाल देख के बता रहे हैं, जरूर देख के बता रहे हैं, सवाल देख के बताएं, इस दिन बाजार में कितने के थे, 300 के। आशिक ने कितने के बेचे, 325, लेकिन बेच कितने के सकता था, दो प्राइसेस अवेलेबल हैं इस डेट को, एक को मैंने फेयर वैल्यू का है। ओके, अब मुझे बता दें गेन लॉस जो निकलना है वो किस साइड में निकलना है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और सेपरेट ब्लॉक, क्योंकि कंपनी पब्लिक है ना, तो इसलिए सिक्योरिटीज का गेन है, या कैपिटल एसेट है, सिक्योरिटीज का गेन, या गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ओ भाई इधर एक सेकंड के लिए इधर नहीं देखना, आपने बोतल खरीदी 50 रुपए की और आपने बोतल बेची 60 रुपए की, गेन कितना आया, 10 रुपए। अगर आपने 3 बोतलें बेची हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो पहले क्वांटिटी आती है चीज की, फिर कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करें तो प्रॉफिट आता है। आई रिपीट, 50 रुपए की बोतल खरीदी, 60 रुपए की बेच दी, प्रॉफिट 10 रुपए, इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है क्वांटिटी से, कितनी बोतलें आपने बेची। आशिक के पास कितने शेयर थे, आशिक के पास कितने शेयर थे, कितने बेचे, कितने रह गए, ये कौन से वाले बच्चे से मैंने लिखे हैं, जो बेचे हैं। आपके पास 10 बोतलें थी, आपने 3 बेच दी, तो गेन निकालते हुए कितनी आएंगी, 3। आशिक के पास कितने शेयर थे, 5000, कितने बेचे, तो गेन किस में निकलेगा, इनटू ए माइनस बी। अब फटा ये है कि कॉस्ट इन दोनों में से कोई लेनी पड़ेगी, कि अब्बू वाली कॉस्ट या जिस दिन बाजार की फेयर वैल्यू थी जिस दिन अब्बू फोत हुए, और कंसिडरेशन में ये दो फटे हैं। तो अब सवाल सिर्फ आज का ये है कि व्हाट विल बी माय कंसिडरेशन एंड व्हाट विल बी माय कॉस्ट। तो कंसिडरेशन जो है वो पहले मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि इस तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एक और चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो किसी को याद हो तो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था। अगर घर का किराया आया 3,25,000 और बाजार में था 3,50,000 तो हायर को ऐड करेंगे। इस तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में भी है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि ये किसी और चैप्टर में जाके लिखा हुआ है। तो इस तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में भी है, और ये हमारा पाया है। शेयर बिक गए ना, तो शेयर बेचे कितने के, बिक कितने के सकते थे बाजार में, व्हाट इज हायर, 350, और माइनस क्या करना है, कॉस्ट। कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या ली जाए, इसमें दो राय हैं, इसमें दो राय हैं। कुछ लोगों की राय है ये कॉस्ट ली जाए, कुछ लोगों की राय है ये कॉस्ट ली जाए। पिछले साल तक जो लॉ था, जो पिछले सेशन में बच्चे पढ़ के गए हैं, उस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये कॉस्ट ली जाती थी, लेकिन लोगों ने इस पर एतराज किया, कोई ना कोई आर्गुमेंट्स दिए होंगे, तो इस बार लॉ बदल गया है, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बदल दिया। अब उन्होंने कहा कि ये 250 कॉस्ट लिया करेंगे। तो इसलिए हमें इस बारीकी में जाने की जरूरत नहीं होती चीज की कि ये क्या है वो क्या है, लॉ तो खुद बदलता रहता है, लॉ को खुद नहीं समझ आनी मैंने करना क्या है। तो इसलिए मेरे भाई लॉ की लॉजिक्स के पीछे मत जाया करें आप लोग, आप लोगों को जो बताया जा रहा हो वो समझ लें बस। आप बता दें जिस जो अब्बू ने खरीदा था वो कॉस्ट हमने लिया करनी है, या जिस दिन बेटे को मिला उस दिन की फेयर वैल्यू जो अब्बू ने खरीदा था वो। इसके लिए मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, अगर आपको याद रहे, ट्रांसफरर और ट्रांसफ्री। ट्रांसफरर कौन है, अबू, और ट्रांसफ्री बेटा। वापस आ जाओ, बेटा। ट्रांसफरर ने कितने का खरीदा था, जिस दिन ट्रांसफरी को मिला बाजार में कितने का था, उसने ट्रांसफरी ने कितने का बेच दिया। बट हमने पेपर में इसको क्या किया करना है, इग्नोर, पेपर में इसको इग्नोर कर दिया करना है। सो व्हाट इज माय कॉस्ट, 250। गेन कितना आ गया, 2,50,000।
सोल्यूशन में इसकी गलती हुई है, वो मैं सही करा देता हूँ, आप बस ये नोट करें, ये नोट करें तसल्ली से। इसके बाद पॉइंट 2 पढ़ते हैं। नहीं, ये जो ऊपर लाइन के ऊपर चीज है ना, लाइन के ऊपर, ये तो मैंने वर्किंग से की है आपके समझाने के लिए। जो लाइन के नीचे वाली चीज है वो असल सोल्यूशन का पार्ट है। लाइन के ऊपर तो मैंने सवाल का डाटा आसान करके लिखा आपके सामने। जी इशारा करके बता दें कौन कौन लेट आया था। खुद आने वाला तो नहीं बताएगा, दूसरा बता दे। सारे टाइम पे आए थे। गवर्नमेंट ने शेयर ओन कर लिया। हाँ जी, और कोई सवाल? अगला सवाल पढ़े, पॉइंट 2 पढ़े, पॉइंट 2 सॉल्व करें। जी कौन कौन लेट आया था, इशारा करके बता दें उसकी तरफ। तो वो जो फॉरेन कंपनी है उसके लिए भी गवर्नमेंट फॉरेन लग रही है, दोनों वो एक हो सकती है। गवर्नमेंट भी फॉरेन और कंपनी भी फॉरेन है। नहीं, फॉरेन कंपनी के लिए गवर्नमेंट फॉरेन लग रही है। लास्ट वाली कंपनी सबसे ऊपर फॉरेन गवर्नमेंट होगी, उसके नीचे फॉरेन कंपनी होगी, तीसरी वाली जो है उसके लिए कुछ जरूरत थी। सर वो ये कहना चाह रहा है कि जो फॉरेन कंपनी ऑन कर रही है कंप्लीटली, वो उसके लिए गवर्नमेंट फॉरेन हो सकती है, उसके लिए उसी की सबसे ऊपर फॉरेन गवर्नमेंट। ओ अच्छा, वो जो मर्जी हो। इसको करो 16 पे, तो गर्मी लग रही है। अच्छा चलो ठीक है। वालेकुम सलाम। तो कंसिडरेशन आपको दो गिवन हो सकती हैं पेपर में, एक कितने का बेचा, एक फेयर वैल्यू। दोनों में से आपने क्या लेना है? पहली बात ये होगी, ये जो स्काई ब्लू में मैंने किया। और कॉस्ट आपको दो गिवन हो सकती हैं। रियल कॉस्ट तो वही है वैसे 250 रुपये जो फादर वाली है, और एक ज्यूम सी कॉस्ट है कि जिस दिन आपको मिले थे उस दिन की फेयर वैल्यू। उसमें से हायर लोअर का चक्कर नहीं है, हमेशा आपने कौन सी कॉस्ट लेनी है? ट्रांसफरर ने जितने का खरीदा था मरने से पहले। चलें जी, पॉइंट 2 पढ़े। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा ब्रेकअप वैल्यू को फेयर वैल्यू क्यों कहते हैं। असल में ये कंपनी ना हमने अपने लॉ की नज़र में पब्लिक बना दी है, वैसे तो ये प्राइवेट ही है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, इनके शेयर बाजार में बिक नहीं रहे होते, तो फिर इनके शेयर की बाजार में वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। ऐसी सूरत में फिर इनके शेयर्स की बाजार में वैल्यू कैसे निकलती है? ऐसी सूरत में इनके शेयर्स की वैल्यू निकलती है अगर ये कंपनी आज ब्रेक हो और टूटे और इसके सारे एसेट्स बेच दिए जाएं, तो क्या पैसा आएगा? डेट इज कॉल्ड एज ब्रेकअप वैल्यू। तो इसलिए ब्रेकअप वैल्यू लफ्ज यूज होता है फेयर वैल्यू की बजाय फॉर कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो। तो बस ये बात आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने की है ब्रेकअप वैल्यू के साथ ऊपर फेयर वैल्यू आपने लिखी है, रेट इज एनफ। अच्छा अगला जी पॉइंट 2 पढ़ लें, हो गया? पढ़ लें। अच्छा ऐसे सवालों में ना कई दफा ऐसा होता है कि बच्चा पेपर में हंस के लोटपोट हो जाता है, कहते हैं व्हाट वुड बी योर आंसर इन अबाउट। ओ तेरी खैर, वन ते मैं कीता ही नहीं। मैं तो पॉइंट 2 पहले इसलिए करने लगा था कि छोटा है, तो वो उतने होते ही व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबाउट। चल रशीद वन भी पढ़िए। अच्छा तुम्हारा आंसर वन में क्या होता अगर 40% शेयर रूमी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे होते, 48% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीदे होते, और 12% आम लोगों ने खरीदे होते। आम लोगों में एक आशिक भी है जिसके पास 5000 शेयर हैं। 5000 शेयर शायद 1-2% बनते हो, तो 12% में 1-2% शेयर शायद आशिक के पास भी हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल आम लोगों ने खरीदे हुए हैं। तो क्या इस कंपनी के फेडरल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हुए हैं? नो। अब मुझे बोलने दें, क्या इस कंपनी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हुए हैं? नो। क्या इस कंपनी के फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हुए हैं? नो।
क्या इस कंपनी के शेयर्स किसी ऐसी कंपनी ने खरीदे हुए हैं 50 से ऊपर जिसको किसी बाहर की गवर्नमेंट ने ऑन किया हुआ है? 100% नो। क्या इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? कोई जिक्र नहीं, नो। क्या ये यूनिट ट्रस्ट, एक और वो पॉइंट भी था, यूनिट, नो। अगर सारे नो कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी, देयरफॉर इट इज अ प्राइवेट, इसलिए ये प्राइवेट कंपनी होगी। यूनिट ट्रस्ट तो ऐसी एक पॉइंट है, बस कभी पेपर में लफ्ज आ गया यूनिट ट्रस्ट, तो आपने उसको पब्लिक कंपनी में डाल देना। अच्छा, ये जरा अब लिखें आंसर 2। Provincial government owns less than 40% shares, less than 50% shares. And foreign government also owns less than 50% shares. Therefore, it is a private company. इसलिए ये प्राइवेट कंपनी है। बस अब और क्या लिखना है अब आपने आगे इसमें 3 नंबर के लिए और भी तो 2 चीजें हैं भाईजान। अभी हमने गेन लॉस निकाल के देने हैं, अभी हमने करेक्ट हेड बताने हैं, अभी तो कहानी शुरू ही है। अब आप, ये पॉइंट 1 हो गया था, अब आप 2। जी भाईजान, इसका करेक्ट हेड बताएं। नॉर्मल टैक्स रेजिम, सेपरेट ब्लॉक नहीं है ये तो प्राइवेट कंपनी है। कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह बेचना तो टेबल 1 और 2 में जाएगा, ये तो नॉर्मल टैक्स रेजिम है। और गेन लॉस तो उसी तरह है, इसमें कोई मसला नहीं। गेन लॉस उसका रेपिटेशन। कितने शेयर बेचे हैं? 2500। कितने के बेचे? 325 और 350 में से हायर, और कॉस्ट अबू वाली लेनी है। गेन वही 2.5 लाख। आ जाके डंकी इज बैक टू पेविलियन। 2.5 लाख रुपए इस गेन। नजर नहीं आ रहा? ये लें। ये जी करेक्ट हेड भी आ गया और गेन लॉस भी आ गया। एक चीज मैंने यहां नहीं लिखी, वो आप लोगों ने रजिस्टर पे लिखी है कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, उसकी रीजन। ये कोई काम का सवाल आया था बस इस चैप्टर में, ये आया था 2015 में, उसके बाद कोई ऐसा काम का सवाल नहीं आया हुआ। आ रहे हैं सवाल, लेकिन जारी बात है इतने वो बच्चों वाले सवाल हैं। बॉटम से शुरू कर दें। लेटेस्ट क्वेश्चन 11 सितंबर 19 में जो सवाल आया। हाँ जी बताएं जी। भाईजान आपको याद है कार ऑफ सन? कार ऑफ सन कैपिटल एसेट नहीं था। होम फर्नीचर कैपिटल एसेट, क्योंकि ये मूवेबल हैं, गाड़ियां कभी मूव करती है देखी सड़क पे, ये मूवेबल है ना, तो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होता। अब जरा लिखें, व्हीकल इज अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हीकल इज अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। Therefore, it does not fall आप लोग करो अपना। Therefore, it does not fall under the definition of capital asset. So, no gain or loss will be calculated. टेन कर टेन डन। पांटिंग, पेंटिंग तो वो ज्वेलरी और उस वाली लिस्ट में आ रही है, तो लिखें पेंटिंग फॉल्स लिख लें, पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ, पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्वेश्चन नंबर 10 जहीर बाबू, पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है?
कंप्यूट करने गेन लॉस और करेक्ट हेड ऑफ इनकम बताना है। देयरफॉर डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देयरफॉर डिस्पोजल इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। and a gain of rupees कितना निकलेगा 2 लाख रुपया, 2 मिलियन माइनस 18 लाख, ए माइनस बी, गेन ऑफ रुपीज 2 लाख विल बी रिकॉर्डेड अंडर दैट कैपिटल गेन। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 का 4, ये सबको खराब। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 हाँ जी भाईजान, भाईजान ये डाइनिंग टेबल, गाड़ी, फर्नीचर, घर तक गए थे हम एक दफा। ये देखें घर वालों को हम तंग कर रहे हैं तो बेल बजा के। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसने कभी आज तक बेल नहीं बजाई किसी घर की, और यानी कि कभी बेल बजा के नहीं भागे, अच्छे बच्चे हैं सारे, और वो भी याद करा करते हैं जो कभी कभी बजा के भाग जाते हैं, और अभी भी आदत है। वो तेरी शर्म कर यार, कोई याद कर खुदा को। अच्छा, तो ऑन 20 अक्टूबर 2006, वापस आ जाएं, अब तो बड़े हो गए हैं। शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल टू फहीम। शी कौन है? अच्छा, सालेहा। शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल टू फहीम फॉर 18,000, ये कंसिडरेशन होगी। और ये, लेकिन इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 11 वाला देके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वाला कि डाइनिंग टेबल इज फॉर डाइनिंग, ये ना जवाब दीजिएगा। डाइनिंग टेबल इज फॉर डाइनिंग एंड वी कैन टेक द लंच वेरी इजीली एंड वी कैन आल्सो टेक डिनर। ये सर उसने कौन सा पढ़ना है? अच्छा, चपेड़ी भी पढ़ेंगी। तो डाइनिंग टेबल इज अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ, सो नो गेन और लॉस विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा, ये पेंटिंग और ज्वेलरी वाला करवा दूं या घर से कर लेंगे? पेंटिंग और ज्वेलरी वाला ये, अच्छा, 0.9 का 1 और 2 घर से करेंगे, ठीक है। अब हॉस्टल वाले तेज हैं, कहते हैं मैं घर वीकेंड पे जाना है। अच्छा, तो अब 3 को छोड़ें जरा भाईजान, ये कर लेंगे आप। सोल्ड द हाउस, कल की क्लास आपने ली थी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट और उनका बेचना, ये वाला कर लेंगे आप, ट्राई कर लेंगे। घर का बेचना सिंपल सी बात है, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ वाले का जरा हाथ थाम लें, उसको रखने ना दीजिएगा अंदर नोट्स। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे बतानी है। आपको पता है सिक्योरिटीज में हमने होल्डिंग पीरियड देखना होता है कि खरीदने और बेचने के दरमियान में कितना अरसा है, और उसकी बुनियाद पे हमने डिसाइड करना होता है बेचने पे गेन आया या लॉस आया। अब मेरा सवाल आपसे, ये 100 आने का सवाल नहीं है, ये 1 लाख का सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आशिक वाली एग्जांपल थी, इसमें होल्डिंग पीरियड, ना ना ना, ना बातें नहीं करें, इधर देखें ना, ये जो आशिक वाला सवाल है, इसमें होल्डिंग पीरियड कैसे देखा जाएगा? होल्डिंग पीरियड कितना होगा? असल में टैक्स निकालना नहीं, खाली गेन निकालना था, लेकिन खुदा ना खासा टैक्स निकालना भी तो आ सकता है पेपर में। तो अगर टैक्स निकालना हो तो व्हाट इज होल्डिंग पीरियड? भाईजान, होल्डिंग पीरियड जो है उसके लिए ये वाली डेट इंपॉर्टेंट होगी। ये होल्डिंग पीरियड है, जिस दिन आशिक ने मिला उसको, उससे से होल्ड किया ना उसने, तो उससे पहले तो अब्बू के पास था, उसके बाद तो बेनजीर हाथ लगाने देती थी उससे पहले, मरने से पहले। तो मरने के बाद अब बाय डिफॉल्ट बच्चे हाथ लगा रहे हैं चीजों को। तो अब लिखें होल्डिंग पीरियड इन दिस एग्जांपल, आशिक वापस आ जाए आशिक वाली में। होल्डिंग पीरियड इन दिस एग्जांपल इज, कितने साल है? 1.5 इयर्स। ये बात याद करिएगा, कल जरा रिवाइज करेंगे। होल्डिंग पीरियड इन दिस एग्जांपल इज 1.5 इयर्स। होल्डिंग पीरियड कितने साल है जी? 1.5 साल। अच्छा, मैं किताब में कोशिश कर रहा हूँ ये गलती सही हो जाए, प्रिंटिंग में जा चुकी है, लेकिन 90% चांस है कि जिनके पास किताब पहुंच चुकी होगी, जिन्होंने लेट ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन की हैं, तो किताब में ये गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी एहतियातन आप जरा इस गलती को सही कर लें। जो आज हमने सवाल किया आशिक वाला, इसमें वो 250 रुपये लेने थे, गलती से वही पुराने लॉ वाले 300 लिखते हैं, तो इसमें 250, अभी 2.5 लाख लेना है ना हमारा, 250,000। तो अगर आप नोट्स में जाएं तो ए माइनस बी मैंने तो किया था ना, इधर ए माइनस बी नहीं हुआ, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2500 शेयर ज़रब 350, 2500 ज़रब 300, ये 300 नहीं है। कॉस्ट अभी हमने क्या लिया सवाल में? 300 लिया, 250 रुपये लिए, और हमारा गेन इधर भी 2.5 लाख आया और इधर भी गेन हमारा 2.5 लाख रुपए आया। बहरहाल आपने अगर अपना सोल्यूशन नोट कर लिया वो भी ठीक है। आज के लेके जाएंगे साथ वाले को।
लाइब्रेरी में, कैंटीन में छोड़ो यार, सुबह का खाया करो, शाम का खाया करो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।